लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, परसों के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी थी लेकिन कल फिर एक बार तेजी दिखी। आज कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल फर्स्ट अटेम्प्ट था मार्केट का 6-7 दिनों के बाद, जब थोड़ा रिलीफ के तौर पर देखने को मिला। और ये स्वाभाविक भी था कि क्योंकि आप 6 से 7 दिनों में बहुत सारी चीजों में डैमेज कर चुके थे और बहुत सारी चीजें पहले से ओवर हीटेड थी, वो थोड़ा कूल डाउन हुई थी। तो कल इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं। मैं एक एक करके लेवल्स पे आता हूँ। 25,000 के लेवल के आसपास निफ्टी ने बंद किया, यानी कि इसके ऊपर, और 51,000 के बैंक निफ्टी ने ऊपर किया। दोनों क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है, 25,000 और 51,000। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये लेवल्स भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के तौर पर है। अब मार्केट ने कल किसी तरह से अपने ट्रेंड को तो ब्रेक किया है, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था कि ऊपर खोलो नीचे बंद करो, ऊपर खोलो नीचे बंद करो। बट अभी भी तेजी या फोर्स मार्केट के अंदर एब्सेंट है। वो एब्सेंट 2-3 वजह से है। पहला बड़ी वजह थी कि एक तो हीटअप था मार्केट, दूसरा थोड़ा एफआईएस की सेलिंग हो गई थी शुरू, तीसरा एब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम में डीआईज नहीं थे, और चौथा थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर वैल्यूएशन कंसर्न्स भी आ गए थे, एब्नॉर्मल नंबर था। अब धीरे धीरे करके वो सारी चीजें ठीक हो रही हैं। मैं आपको एक नंबर के साथ शुरू कर देता हूँ कि कल डीआईज ने पहली बार काफी दिनों के बाद 3% की बाइंग की है। कल डीआईज ने पहली बार 3% की बाइंग किया। और आपको मैं बता दूं, कल भी एफआईएस ने माल बेचा है और वो करीब घट के उनकी होल्डिंग 43% हो गई है। तो कल जब एफआईएस बेच रहा था, रिटेल थोड़ा बहुत खरीद रहा था और थोड़ा बहुत डीआईज ने खरीदा है, इसलिए मार्केट के अंदर पहला ठहराव हुआ है। और ये देख के अच्छा लगा कि डीआईज की भी बाइंग थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर आई है। अब आ जाते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी के अंदर कल फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ, बट बिल्डअप बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं उसको हल्के बिल्डअप के तौर पर मानता हूँ। और 25,200 तक के पुल बैक में अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये हमने कल परसों भी आपके सामने बात रखी थी और कल ये बात खुल्लम खुल्ला आपके सामने बताई थी। कुछ लेवल्स भी अच्छे हो गए हैं, आपको प्लस करना चाहिए। 1 से 2 लॉट यानी कि लैब ट्रेड आपको जरूर करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी लॉस ना करें। तो अब आप 25,200 तक का अपना टारगेट मान के चले। 25,200, 300 फिर से एक रेजिस्टेंस आएगा। आपका जो सपोर्ट है वो पहले 24,800 का और 700 का एज इट इज बना रहेगा, अगर आप सीरीज लेके जा रहे हो। अगर आप सीरीज नहीं लेके जा रहे हो, वेरी इमीडिएट है, तो फिर 25,000 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में ह्यूज शॉर्टिंग हुई थी 2 दिन में, तो कल थोड़ी बहुत कवरिंग हुई है। ये कम 3% के आसपास की ओपन इंटरेस्ट की हुई है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा की पहले शॉर्ट हो चुका है। अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट सिस्टम में काफी है, कवरिंग करवाने का है तो और अच्छी कवरिंग में करवा सकता है। कल 51,000 के ऊपर बंद हुआ है। अगर लास्ट टू लास्ट ट्रेड का डैमेज देखा जाए तो करीब 900 पॉइंट का था। कल करीब 50% रिकवर हुआ, 550 पॉइंट के आसपास। मार्केट आज 400 पॉइंट और जोड़ के पूरे कैंडल्स को एनगल्फ कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो डैमेज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉर्मल इन नेचर हुआ था, उसको नॉर्मली नेचर कर देगा। तो इसलिए 300 400 पॉइंट की गुंजाइश अभी बैंक निफ्टी को और बनती है। 51,400, 500 का एक रेजिस्टेंस आएगा। अब आपका जो सपोर्ट एरिया है वो 50,800 का ही है। आप 50,500 का सीरीज वालों को रखना चाहिए, क्योंकि वो पैनिक लो बन चुका है। तो 50,800, 51,000 ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है मार्केट के अंदर। आज गैप की रेलिवेंस कुछ ज्यादा नहीं है मार्केट में। कल भी गैप की कोई रेलिवेंस नहीं थी। कल गैप खुलने के बाद भी मार्केट ने डिप लिया था। तो आप ना लेवल के हिसाब से चलोगे। ये गैप अप और गैप डाउन का कोई ज्यादा खास बड़ा रेलिवेंस नहीं है इस समय मार्केट के अंदर। अगर आप गैप अप कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि मार्केट हरे में बंद होगा, वो लाल में भी बंद हो सकता है, डेज लो भी बंद कर सकता है। तो इसलिए अपने माइंड को इसके लिए प्रिपेयर कर लो। 10 शेयर एफ एंड बैंक में पुट कॉल रेशियो के हिसाब से 0.74, 0.7 है। इसका मतलब है कि बाजार अभी भी कुछ बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, फेयर वैल्यू पे है, बॉट किया जा सकता है। छोटा मोटा लैब ट्रेड आप जरूर करें, और आपने कल ट्रेड लिया है उसको कैरी फॉरवर्ड करें। बिल्कुल डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार डीआईआईस और एफआईआईस के नंबर पर भी नजर डाल लेते हैं। डीआईआईस ने कल करीब 7,000 करोड़ की खरीदारी भारतीय बाजारों में की और एफआईआईस की बात करें तो 7वें दिन लगातार कल के ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली दिखी। करीब 5,730 करोड़ की बिकवाली एफआईआईस ने कल के ट्रेडिंग सेशन में की। लेकिन आज बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, हमारे साथ देवांग शाह अब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवांग, गुड मॉर्निंग। बताएं आज भारतीय बाजारों पर क्या राय रहेगी और ट्रेडर्स को क्या रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो हमने देखा है काफी करेक्शन के बाद एक सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। नियर बाय जो सपोर्ट है 25,000 का, नाउ निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 25,250, 25,300 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। वॉलिटिलिटी हमें आगे भी देखने मिल सकती है मार्केट में। सो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें मार्केट में।
स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा की बात करें तो 4 स्टॉक से पॉजिटिव है, एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला है टोरेंट फार्मा में, तो टोरेंट फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3440, टारगेट है 3630। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा गेल। गेल इंडिया की बात करें तो स्टॉक में जो करेक्शन देखा गया उसमें एक नाउ सपोर्ट जोन के पास है, एक सपोर्ट लिया है स्टॉक्स ने, तो गेल इंडिया खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 220, टारगेट है 232। बिल्कुल, फार्मा सेक्टर से टोरेंट फार्मा पर खरीदारी की राय, 3,630 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसके साथ गेल पर भी खरीदारी की राय है, 230 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। शुक्रिया देवांग, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर केडिया, गुड मॉर्निंग, समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर ही बात करेंगे। ओवरनाइट शानदार गिरावट दिखी है, करीब 5% की गिरावट, यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? डेफिनेटली कल का दिन काफी बड़ा दिन था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कम होता है तो उसका एक नेगेटिव असर पड़ना चाहिए। बट मुझे लगता है कि कल दो फैक्टर हुए। एक चाइना की तरफ से भी, जब गोल्डन वीक के बाद जब चाइना मार्केट ओपन हुआ उसका भी असर हमने प्राइसेस पे आते हुए देखा, जिसके चलते नेगेटिवनेस बना था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टेम्पररी पुल बैक रहेगा कच्चे तेल में, लेकिन खास करके ग्रोथ की तरह देखा जाता है और जो जियोपॉलिटिकल है वो एक तरह से थोड़ा सा कम हुआ है। तो मुझे लगता है कल की गिरावट के बाद मार्केट बेस लेता हुआ दिखाई देगा। मॉर्निंग में थोड़ा प्रेशर जरूर हो सकता है, बट M6 पे 6160 से 6050 तक का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 63 का वापस जब मिलेगा, रिसेंटली हमने देखा मॉर्गन स्टैनली ने भी अपना जो ओवरव्यू रखा है आगे का, उसमें ग्रोथ दिखाई है। तो कल मिला के कल की जो गिरावट के बाद मुझे लगता है कच्चे तेल में वापस एक बेस बनता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए सेल की सलाह नहीं, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं। खरीदारी की सलाह ब्रेंट क्रूड पर, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? पिछले एक महीने में देखें तो जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स में तेजी दिखी है। अब क्या रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, कल का सेशन बेस मेटल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट हम देख रहे थे कि चाइना मार्केट जब हॉलिडे पे गया था तो जनरली ये देखा जाता है कि चाइना मार्केट हॉलिडे पे जाता है तो थोड़ा सा ड्रॉप दिखता है, लेकिन कल हमने देखा जो इकोनॉमी रिकवरी जो चाइना की तरफ से आनी चाहिए थी और कल जो स्टेटमेंट्स आए थे वो थोड़े से निराशाजनक थे, जिसकी वजह से ये ड्रॉप दिखा था। जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेबल एंड सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही थी, वहां पे हमने देखा कि जो नंबर्स या फिर जो आउटलुक है वो थोड़े से खराब दिखे थे, जिसके टेम्पररी फॉल बैक है। बट ओवरऑल मुझे लगता है क्वार्टर फोर वैसे भी स्ट्रांग रहता है, तो इसमें आज इंटरडे के लिहाज से दबाव रह सकता है। कल भी कॉपर में हमने अच्छा दबाव देखा था, आज भी रहेगा बट लिमिटेड रहेगा। तो 838 पे कॉपर बेचिए, 845 का स्टॉप लॉस लगाइए, 830 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी कल की जो गिरावट है वो थोड़ी बहुत कंटिन्यू रहेगी, बट एग्रेसिव सेलिंग मत कीजिए। जिंक के अंदर भी 282 तक बेचिए, चलिए 284 का स्टॉप लॉस लगाइए। 279 तक का एक टेम्पररी फॉल बैक रहेगा। इस फॉल के बाद वापस रिकवरी मार्केट में बनते हुए दिखेगी। बिल्कुल, तो कॉपर और जिंक दोनों पर बिकवाली की राय, लेकिन इसके अलावा सोने चांदी पर आपकी क्या राय रहेगी? जैसे मैंने 2-3 दिन पहले से ही बता रखा था कि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का अगर हम देखें तो फेड का जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी है नवंबर में वो और डिमिनिश होते जा रही है। 86% की प्रोबेबिलिटी है कि 0.25 का रेट कट होगा, जबकि हमने एक्सपेक्ट कर रखा था कि नवंबर में 0.5 का रेट कट होगा। ये काफी बड़ा नेगेटिव ट्रिगर था गोल्ड के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन पिछले 8 दिन में हमने सोने को 75,500 से 76,500 के बीच में ही ट्रेड होते हुए देखा था। बट जैसे कल सीज फायर और थोड़ा सा ऐसा कूल डाउन होता हुआ दिखाई दिया, हमने इसका एक नेगेटिव असर पड़ते हुए देखा। मुझे लगता है अभी भी सोने और चांदी में गिरावट का रुख कंटिन्यू रह सकता है टाइमिंग, बिकॉज नवंबर की रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी घटी है ये बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है। तो 75,400 पे MCX गोल्ड दिसंबर वायदे को बेचना है, 75,750 का स्टॉप लॉस लगाना है, 74,850 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 89,500 पे बेचना है, 90,600 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 87,800 तक का टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। तो दोनों ही काउंटर में बिकवाली की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो सोना और चांदी दोनों ही काउंटर्स पर बिकवाली की राय। मिस्टर केडिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए।